मछुआरे का रहस्य, सर्वाइवल और क्षमा की एक कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक ऐसा टापू जहां खून जमा देने वाली ठंड है और वहां हकीम नाम का एक बूढ़ा मछुआरा बिल्कुल अकेला रहता है। मतलब कोई शहर की भीड़भाड़ नहीं, कोई शोर नहीं, बस समंदर की लहरें हैं। उसकी पूरी जिंदगी, सच कहूं तो उसका पूरा वजूद सिर्फ समंदर से मछलियां पकड़ने पर टिका है। रोज का वही संघर्ष, अगर बर्फीले पानी में नहीं उतरेंगे तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। एकदम खामोश और बेहद अकेला जीवन। भाग 1, आधी रात के दस्तक, एक अप्रत्याशित मुलाकात। अब जरा उस कड़ाके की ठंड के बारे में सोचिए। हड्डियां तक कांप जाएं। इतनी ठंड, घुप अंधेरा है और समंदर की लहरें डरावने तरीके से किनारों से टकरा रही हैं। हकीम दिन भर की थकान के बाद एक सूखी मछली खाकर जैसे तैसे अपने बिस्तर पर लेटता ही है कि तभी एक जोरदार दस्तक उसकी इस वीरान और शांत दुनिया को हिलाकर रख देती है। कौन है? रात के इस पहर कोई दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? हकीम का चौंकना और शक करना बिल्कुल लाजमी था, है ना? सालों से उस टापू पर कोई नहीं आया था, तो आधी रात को भला कौन हो सकता है? खैर, जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, बाहर बर्फीली हवाओं के बीच 2 लड़कियां खड़ी हैं, लुमीना और सारा, एकदम शांत। एक की आंखों में अजीब सी चमक थी और दूसरी बिल्कुल चुप। हकीम के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि आखिर ये रहस्यमयी लड़कियां थीं कौन? यहां कहानी में एक गजब का सस्पेंस बनने लगता है। हकीम के अंदर ना एक बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसका लॉजिक कह रहा था कि भाई ये कोई खतरा हो सकता है, तुरंत दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि उस वीरान टापू पर इस तरह किसी का आना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को ठंड से ठिठुरते हुए देखकर उसका दिल पिघल गया। वो उन्हें उस बर्फीले तूफान में मरने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकता था। भाग 2, रहस्यमयी लड़कियां ल्यूमिना और सारा। झोपड़ी के अंदर आने के बाद जब हकीम ने उनसे पूछताछ की तो लड़कियों ने एक शुरुआती कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो एक मर्चेंट शिप पर काम करती थीं जो सुबह एक भयंकर तूफान में इस टापू के पास टूट गया। अब ये बात कुछ हद तक सच भी लग रही थी, क्योंकि उस इलाके में अक्सर जहाज डूबते रहते थे। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? शायद नहीं। अब यहां से हकीम का शक और गहरा हो जाता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने नोटिस किया कि उनके कपड़े गीले तो थे, लेकिन ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे वो समंदर में डूब कर आई हों, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाव से आराम से उतर कर आई हों। और सबसे अजीब बात, लुमिना को उस टापू के कोने कोने का नाम पता था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो वहां पहले भी आ चुकी हो। समंदर से जो मिलता है वो हमेशा मछली नहीं होता। सच में सारा के मुंह से निकली ये लाइन कितनी डरावनी और गहरी है। सारा झोपड़ी में रखे मछली पकड़ने वाले जालों को घूरते हुए ये बात कहती है। बस इसी एक लाइन से हकीम को अंदर तक सिहरन महसूस होती है। उसे समझ आ जाता है कि इन लड़कियों का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन उसके किसी ऐसे अतीत से है जिसे वो सालों पहले दफना चुका है। भाग 3, अतीत का कड़वा सच, 15 साल पुराना रहस्य। आधी रात का वो जो सस्पेंस था वो अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। लालटेन की रोशनी कम हो रही थी और झोपड़ी का माहौल एकदम भारी हो गया था। मेहमान बनकर आई इन लड़कियों के आने का असली मकसद अब सामने आने वाला था। लुमिना हकीम से कहती है कि वो कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा सच जिसे वो जानबूझकर याद नहीं करना चाहता। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट। लुमिना अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकालती है, एक नाव का टूटा हुआ पेंदा। इस एक लकड़ी के टुकड़े को देखते ही उस बूढ़े मछुआरे की सांसें अटक जाती हैं। वो ऐसे सुन्न पड़ जाता है मानो कोई भूत देख लिया हो। ये उसी नाव का हिस्सा था जिसे उसने 15 साल पहले अपने ही हाथों से बनाया था। तुम मेरी बेटियां हो? रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। वो रहस्यमयी लड़कियां कोई और नहीं बल्कि हकीम की अपनी बेटियां थीं, और वो वहां जवाब मांगने आई थीं। उनका सीधा सा सवाल था कि आखिर एक पिता अपनी 5 साल की 2 नन्ही बच्चियों को एक छोटी सी नाव में बैठाकर अथाह समंदर में कैसे धकेल सकता है? क्या कोई पिता इतना पत्थर दिल हो सकता है? तो चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर 15 साल पहले हुआ क्या था। हकीम की पत्नी अपनी दोनों बच्चियों को टापू पर घुमाने के बहाने लाई और फिर एक अमीर व्यापारी के साथ जहाज में बैठकर हमेशा के लिए चली गई। हकीम और उसकी 5 साल की बेटियां उस बंजर टापू पर फंस गए, न पीने का पानी न खाना। जब भूख से बच्चियों की हालत बिगड़ने लगी तो हकीम ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई नहीं लेना चाहेगा। उसने लकड़ियों से एक छोटी सी नाव बनाई। मैं तुम्हें भूख से मरते हुए नहीं देख सकता था,
मैंने तुम्हें जीने के लिए छोड़ दिया। यह हकीम का वो दर्दनाक सैक्रिफाइस था जिससे समझना बहुत ज़रूरी है। वो नाव इतनी छोटी थी कि अगर हकीम उसमें बैठता तो वो पक्का डूब जाती। इसलिए अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों को भूख से तड़प तड़प कर मरते देखने के बजाय उसने उन्हें भगवान के भरोसे समंदर में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें बचा ले। और खुद उसी वीरान टापू पर खारा पानी पीकर और कच्ची मछलियां खाकर अपनी जिंदगी काटता रहा। भाग 4 जिंदा बचने की कहानी, समंदर का चमत्कार। अब जरा कहानी को बेटियों के नजरिए से देखते हैं। आखिर समंदर की उन खूंखार और जानलेवा लहरों के बीच वो दोनों 5 साल की बच्चियां जिंदा कैसे बची? सच कहूं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका ये सर्वाइवल का सफर कुछ ऐसा था। वो 2 दिन तक समंदर में भूख और डर से कांपती रहीं। फिर किस्मत से एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव पर मौजूद 2 मछुआरों ने उन्हें देखा और बचा लिया। वो उन्हें एक तटीय गांव ले गए जहां दादी नाम की एक बूढ़ी औरत ने उन्हें बड़े प्यार से पाला। वो वहां एकदम सुरक्षित बड़ी हुई, मछुआरों के जाल सिलना सीखा, मछली सुखाना सीखा, लेकिन उन्होंने उस छोटी सी नाव और अपने पिता को कभी नहीं भुलाया। आप हमें मरने के लिए नहीं, जीने के लिए छोड़ गए थे। इस पूरी कहानी की जान इसी एक सच्चाई में बसती है। बेटियों के अंदर सालों से जो गुस्सा भरा था ना, वो अब एक गहरी सिंपैथी में बदल चुका था। उन्हें फाइनली ये एहसास हो गया था कि उनके पिता ने जो किया वो कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक मजबूर पिता का बेइंतहा प्यार था। उसने खुद नर्क जैसी जिंदगी चुनी ताकि उसकी बेटियां जी सकें। भाग 5 एक नई शुरुआत, उम्मीद की किरण। जैसे ही ये सारी सच्चाई सामने आती है, बाहर सूरज की पहली किरण उस अंधेरे और अलग-थलग टापू पर पड़ने लगती है। ये सुबह का सूरज सिर्फ रात का अंत नहीं था, बल्कि उनके जीवन में आ रहे एक बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव का सिंबल था। सालों का जमा हुआ दर्द और गलतफहमी अब पूरी तरह पिघल चुकी थी। यहां दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। हकीम को लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो सिर्फ एक बोझ है, लेकिन बेटियों का विजन इसके बिल्कुल उलट था। वो उस प्योर क्षमा और प्रेम को दिखाती हैं जहां वो अपने पिता को वापस अपने साथ ले जाना चाहती हैं। उसे वो रिस्पेक्ट और परिवार देना चाहती हैं जिसका वो असल में हकदार हैं। तो हम मिलकर नई जगह को घर बना लेंगे। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे खूबसूरत और भावुक कर देने वाला पल है। जब हकीम झिझकता है कि वो नई जगह पर शायद फिट नहीं हो पाएगा, तो लूमिना कहती है कि हम मिलकर उसे अपना घर बना लेंगे। आखिरकार हकीम अपने उस टापू की जेल को, अपने उस सालों के अकेलेपन को पीछे छोड़ने के लिए मान जाता है। अब वो सिर्फ एक अकेला मछुआरा नहीं था, बल्कि एक परिवार का हिस्सा था। क्या हमें अलग करने वाले समंदर में हमें वापस मिलाने की ताकत है? हम इस सफर को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। किस्मत और क्षमा की ये कहानी हमें दिखाती है कि जिस समंदर ने 15 साल पहले एक परिवार को अलग कर दिया था, उसी समंदर ने उन्हें वापस एक भी कर दिया। सच में सच्चा प्यार और माफ कर देने की ताकत समय और दूरी की किसी भी दीवार को गिरा सकती है। और यही वो थॉट है जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है।